अनसर्टी के एमसीक्यूज पहले डिस्कस करें और जो थोड़े टेढ़े एमसीक्यूज हैं मैं उनके बारे में बताऊं। मैंने पहला रूल ये बताया था, याद करो, कि जब एडिशन होती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपस में ऐड होती है और एब्सोल्यूट अनसर्टी आपस में ऐड होती है। फिर मैंने कहा सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट होगी मगर एब्सोल्यूट अनसर्टी स्टिल ऐड होगी। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपका काम ये होगा कि क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ना, पहले समझना कि वो क्या रहा है। A student finds the density of a liquid। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बता देगा कि टारगेट क्या है क्वेश्चन का। वो चाह रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना। By measuring its mass and volume, the following is a summary of this measurement. Mass of the empty beaker, नीचे mass of the beaker plus liquid और volume of liquid. He directly calculate the density of liquid this। अब देखो होशियार ने तुम्हें डेंसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू बता दी, एब्सोल्यूट वैल्यू बता दी, सही है, और तुमसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पूछ रहा है। किसी ने कहा मुझसे सर ये परसेंटेज क्यों नहीं है? क्यों? मैंने कहा भाई ये यूनिट लिखे हुए, यूनिट लिखे हुए, अगर यूनिट लिखे हुए साथ में तो ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है तो ये परसेंटेज लिखा होता है हर जगह। पॉइंट ये है कि वो डेंसिटी देकर डेल्टा डेंसिटी पूछ रहा है। अब सुने प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है भाई किसका? सब्सटेंस का, लिक्विड का। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पहले तो आपको इस डेटा की हेल्प से, देखते जाएं सामने, इस डेटा की हेल्प से मास ऑफ लिक्विड चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्टली मास ऑफ लिक्विड नहीं है, तुम्हारे पास है एम्प्टी बीकर और फिर अगली रीडिंग है तुम्हारे पास बीकर प्लस लिक्विड। तो मास ऑफ लिक्विड के लिए उसूलन मुझे लिक्विड विथ बीकर में से बीकर को माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? ये पहला ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट तुम्हें एमसीक्यूज में मिलेंगे ज़्यादातर। अब क्वेश्चन में देखना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए डेंसिटी के लिए मास ऑफ लिक्विड। मेरे पास है यहाँ पर मास ऑफ बीकर प्लस लिक्विड और मास ऑफ बीकर। इन दोनों में से मास ऑफ बीकर को माइनस करूँगा, ऊपर नीचे वाली में से ऊपर वाले को माइनस करूँगा। तो अब देखो माइनस के लिए बेटा रूल माइनस वाला पता होना चाहिए, और माइनस के रूल ये है कि 70 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 50, मगर अनसर्टेनिटी तो स्टिल ऐड होगी। ये आया है आपके पास मास ऑफ लिक्विड। इज दैट क्लियर? अब सुने गौर से, जब ये मास ऑफ लिक्विड आया तो मैंने डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी दो तरीके से निकलेगी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी को याद है तो मैंने कहा था डेंसिटी की एब्सोल्यूट डेंसिटी के निकालने के लिए अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो उनकी एब्सोल्यूट डेंसिटी पर फ्रैक्शन डेंसिटी ऐड होगी। यानी कि डेल्टा डेंसिटी के लिए मैं डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी और उसको मल्टीप्लाई करूँगा डेंसिटी से। अब यहाँ स्टूडेंट कुछ ट्रैप होते हैं, कुछ कंफ्यूज होते हैं कि यार कभी कुछ बता रहे हैं कभी कुछ बता रहे हैं। तो सुनो, ये मैं आपको दो चीज़ें यहाँ समझा रहा हूँ, प्लीज़ इनको अच्छे से समझें। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, जो मैं कह रहा हूँ ये सब जगह पर अप्लाई होगा। अगर मेरे पास एक वैल्यू है, अटेंटिवली देखो, मेरे पास एक वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, y प्लस माइनस डेल्टा y।
अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे x अपॉन वाई सॉल्व करके दिखाओ। तुम कहोगे x अपॉन वाई दो तरीके से निकाल सकते हैं विथ अनसर्टी। एक मेथड ये है कि x अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई और होल मल्टीप्लाई बाय x अपॉन वाई। ये भाई हमने फॉर्मूला जब लिख रहे थे तो किया था ना, यानी कि हमने यहाँ पर मैं अगर रिप्लेस कर दूँ मास की वैल्यू को x से, तो मेरे पास मास है यहाँ पर बेटा लिक्विड का मास 50 प्लस माइनस 2, तो m की वैल्यू 50 प्लस माइनस 2 और से देखना, और दूसरी वैल्यू आपके पास वॉल्यूम की है 10 प्लस माइनस 0.6, दूसरी वैल्यू वॉल्यूम की है 10 प्लस माइनस 0.6। अब डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू डेंसिटी की उसने तुम्हें बता दी 5, ये एक्चुअल डेंसिटी की वैल्यू 5 दी हुई है। अब एक थॉट ऑफ स्टूडेंट ये कहती है कि सर मैंने ये फॉर्मूला आपका याद किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर डेंसिटी लिखी, कितनी दी हुई है डेंसिटी, एक्चुअल डेंसिटी कितनी दी हुई है 5.0 प्लस माइनस डेल्टा m का मतलब 2 अपॉन m का मतलब 50 प्लस डेल्टा v का मतलब 0.6 डिवाइडेड बाय एक्चुअल v, क्योंकि ये अब डेल्टा m बन गया और ये m बन गया, ये डेल्टा v आ गया और ये v आ गया, और फिर इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें मास अपॉन वॉल्यूम, और एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है भाई 5.0। कैलकुलेटर उठाना कोई, ये 5.0 डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है। प्लस माइनस के बाद कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 2 अपॉन 50 प्लस 0.6 अपॉन 10 और होल मल्टीप्लाई बाय 5। बताओ जरा जल्दी। 0 प्लस माइनस 0.5 सही है। तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट अनसर्टी ऑफ डेंसिटी की मांग रहा है, तो मैंने कहा एब्सोल्यूट अनसर्टी ऑफ डेंसिटी का आंसर कितना आएगा 0.5। एक ये मेथड है, तो तुम्हारे पास आंसर में ऑप्शन जो है वो 0.5 बी है, एक ये तरीका है। दूसरा मेथड ये है कि आप कहेंगे सर डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब एक्चुअल डेंसिटी की वैल्यू उसने 5.0 दी है। अब किसी ने कहा सर मैंने वो जो परसेंटेज वाला था वो परसेंटेज ऑफ मास निकाली, कैलकुलेटर उठाओ, 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, मास का परसेंटेज कितना है भाई 4%। फिर वॉल्यूम का परसेंटेज निकालें, 0.6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना 6%। अब उसने कहा सर परसेंटेज ऑफ डेंसिटी के लिए आपने कहा था मास अपॉन वॉल्यूम, तो दोनों की परसेंटेज ऐड कर दें, कितना आ गया 10%। अब परसेंटेज ऑफ डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 में जब आप डेल्टा डेंसिटी निकालेंगे तो परसेंटेज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय 100, तो 10% को एक्चुअल 5.0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसका आंसर भी 0.5 आएगा। यानी कि आपके पास एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। या तो क्वेश्चन तुम सुनना, या तो क्वेश्चन तुम फॉर्मूले वाले से कर लो जो शुरू में हमने पढ़ा था, या अगर फॉर्मूला सही नहीं लगता तो एक ही पैटर्न चाहिए, तो एक ही पैटर्न वो परसेंटेज वाले मेथड से सारे सवाल हो जाएंगे। ये पहली टाइप बता रहा हूँ। अब सुनो अगली टाइप। ये दोनों मेथड एक्सेप्टेड हैं। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला, कभी फॉर्मूला और कभी परसेंटेज में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, आंसर वैसे दोनों में सेम है, अगर ज़्यादा बेटर है आप ये वाला कर लो ताकि एक ही तरीके का पैटर्न तुम्हें समझ में आ जाए, वरना प्रैक्टिस दोनों की कर लो, बात एक ही है। पेज
87 पे तुम्हारी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 121 है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ेंगे। यंग मॉडल्स के लिए बेटा वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, मास, ओरिजिनल लेंथ, डायमीटर, एक्सटेंशन। यंग मॉडल्स का फॉर्मूला भी उसने बता दिया। एमसीक्यूज़ है, ध्यान में रहे कि लंबी नहीं करनी है, क्विक करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यंग मॉडल्स भी बता दी। चलो भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू यंग मॉडल्स बता दी। अब वो कह रहा है कि हाउ यू कैलकुलेट ई एंड इट्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब मुझे एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे असल में डेल्टा ई चाहिए। ई मेरे पास है, डेल्टा ई मिल जाए तो मैं इसे फिर फाइनल तरीके से लिख लूँगा। अब प्लीज़ लिसन केयरफुली। जिसने शुरू से क्लास ली है वो जानता है कि परसेंटेज ऑफ एम निकालने के लिए कैलकुलेटर जल्दी से 0.002 डिवाइडेड बाय 2.300 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ एल सॉल्व करके अपने पास लिखते जाएं, फिर मैं एक साथ पूछता हूँ। डिवाइडेड बाय 2.864 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ डी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.82 मल्टीप्लाई बाय 100। किसी ने कहा मुझे कि आपने यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया। मैंने कहा यूनिट को कन्वर्ट करने का फ़ायदा नहीं है, पहले बता चुका हूँ। क्योंकि जब डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी फैक्टर मिलीमीटर में, नीचे वाला भी फैक्टर मिलीमीटर में, तो देयर विल बी नो डिफरेंस, कैंसिल हो जाएगा वो। परसेंटेज ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 7.6 मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज निकालने का मेथड है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, शुरू से बताते जा रहा हूँ मुझे, परसेंटेज एम की कितनी, परसेंटेज एम की कितनी 0.86%। एल की 1, परसेंटेज डी की 1.2, परसेंटेज ई 2.63। अब मैं पहले परसेंटेज ऑफ ई सामने देखना, परसेंटेज ऑफ यंग्स मॉडल्स कैलकुलेट करूँगा। जब मैंने परसेंटेज ऑफ यंग मॉडल्स लिखी तो मैंने 4 और पाई को कैंसिल कर दिया क्योंकि इनका यूनिट नहीं है। अब देखो न्यूमरेट, एक और चीज़ कैंसिल हो जाएगी, जी, क्योंकि जी की भी अनसर्टिनिटी नहीं। वो नंबर्स कॉन्स्टेंट्स जिनकी अनसर्टिनिटी नहीं होती वो परसेंटेज अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करते हुए कैंसिल हो जाते हैं। अब मुझे बताएं परसेंटेज ऑफ ई के लिए परसेंटेज ऑफ एम बताते जाओ ज़रा मुझे। परसेंटेज ऑफ एम प्लस परसेंटेज ऑफ एल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डी प्लस परसेंटेज ऑफ ई। मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज ऐड होती है, डिवीजन में परसेंटेज ऐड होती है और पावर बेस में आके मल्टीप्लाई होती है। जब मैं इसको लिखूंगा तो 0.086 प्लस एल है 0.174 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर है 1.2 प्लस ई है 2.63। कोई बताएगा टोटल? 6.06% टोटल। जब आपके पास 5.31 5.31%। परसेंटेज ऑफ ई का फॉर्मूला है डेल्टा ई डिवाइडेड बाय ई मल्टीप्लाई बाय 100। जब बेटा परसेंटेज ऑफ ई मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू से और 100 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट डेल्टा ई। सो डेल्टा ई की वैल्यू परसेंटेज है 5.31 मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू है 1.61 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय 100। करना सॉल्व कितना? 5.31 को मल्टीप्लाई करो 1.61 10 टू द पावर 10 से, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन के डेटा में गिवन थी तो मैंने डेटा से वैल्यू उठाई। ये कितना आ रहा है?
8.57 इंटू 10⁸ 8। अब मेरी बात सुन लो, जाकर प्रीवियस वाला लेक्चर देखो पहले, अनसर्टेनिटी का पहला लेक्चर। उसमें जहाँ पर मैं पहले लेक्चर में आखिर में एक जगह पर आपको पूरा बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट एब्सोल्यूट वैल्यू विथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उस हाउ टू राइट एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में आखिर में पावर्स के बारे में बता रहा हूँ कि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर में आपने कन्वर्ट करना होता है। देखो ये पावर 10 है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मुझे इसकी पावर को कन्वर्ट करना होगा पावर 10 में। यहाँ पर पावर 8 है, तो पावर 8 के लिए आप 2 डिजिट लेफ्ट पे जाएंगे। 10 की पावर पॉजिटिव में होती है जब डेसिमल प्लेस लेफ्ट पे जाता है, तो बेटा ये बन गया 0.0857 एक्सपोनेंट 10। और मुझे बताएं 0.085 का मतलब 0.09, क्योंकि 1 SF में आना चाहिए। तो ये आ गया होल मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 और तुम्हारा 1.61 एज इट इज़ आ जाएगा एक्चुअल। ये आ गई आपके पास 1.61 प्लस माइनस 0.09 इंटू 10⁻10, तो आपके पास आंसर है इसका डी। दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ क्वेश्चन 121। प्लीज लिसन केयरफुली। सपोज करो, एमसीक्यू के हवाले से एक पॉइंट बता रहा हूं। मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स, वो एक्स कह रही है कि √d मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ l डिवाइडेड बाय m क्यूब। तो परसेंटेज ऑफ x के लिए आप बेसिक बात बार बार के परसेंटेज निकालूंगा मैं, तो स्क्वायर रूट वाली बेस में नीचे आके परसेंटेज ऑफ d हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होती है, और पावर l स्क्वायर की पावर बेस में आके परसेंटेज ऑफ l से मल्टीप्लाई होगी। और डिवाइड में बेटा फिर दोबारा परसेंटेज ऐड होती है, और m क्यूब का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ m। यस और नो? अब सुने एक बात, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ x किसकी है, तो इसके लिए आप हाफ ऑफ परसेंटेज ऑफ d कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ l चेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ m बताएंगे। इनमें से ज़रूरी नहीं है m हो, नॉट नेसेसरी, क्योंकि हो सकता है m की परसेंटेज कम हो और 3 से मल्टीप्लाई होकर फैक्टर छोटा आए, d की वैल्यू बहुत बड़ी हो, हाफ होने के बाद भी वो बड़ी रहे। यस और नो? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है, डिवाइड में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है। अगर वो तुमसे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन मांग रहा है बेटा, तो एक फैक्टर और ये जितनी टर्म्स की परसेंटेज तुम्हें कैलकुलेट निकाली होगी उसको देखकर आप बताएंगे कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसकी है। ये एक एमसीक्यूज का पैटर्न है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 123 में वो आपसे कह रहा है, सामने देखना फिर बाद में लिख लेना, पहले सिर्फ सामने देखना, क्योंकि इसमें 2 ट्रैप हैं। प्लीज़ लिसन, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, देखो वो बात दोबारा हो रही है बेटा कि सवाल वो दे रहा है वोल्टेज, और डेटा के हिसाब से पूरी तरह से इस क्वेश्चन में उसने घुमाया है। फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए सॉलिड तरीके से, वजह सुनना अभी पता चल जाता है। परसेंट कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। चलो सुनो, वो कह रहा है भाई 1% पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है,
मगर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए उसे करंट चाहिए, डायमीटर गिवन है, लेंथ और रेजिस्टिविटी। यहीं फंस गया मैं। यानी कि वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज चाहिए यूजिंग इतने सारे वेरिएबल। यानी कि तुम्हें वोल्टेज का फॉर्मूला, सुनना मेरी बात, तुम्हें वोल्टेज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट, डायमीटर, लेंथ और रेजिस्टिविटी बनाना पड़ेगा। अलग अलग करके करोगी कभी भी नहीं हो पाएगा। अब सुनो, वो आपसे कह रहा है कि विच मेजर्ड क्वांटिटी हैज़ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। इनमें से कौन सी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है? सबसे पहले मैंने आगे पढ़ने से पहले, मुझे पता है ये तो हर सूरत आपको करना ही पड़ता है, कैलकुलेटर उठाना। परसेंटेज ऑफ आई मैंने कैलकुलेट की, 0.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर परसेंटेज ऑफ डायमीटर सॉल्व किया, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर मैंने परसेंटेज ऑफ लेंथ कैलकुलेट किया और परसेंटेज ऑफ रेजिस्टिविटी कैलकुलेट की। बताओ ज़रा, करंट की कितनी? 10%। डायमीटर की कितनी? सॉरी 12.5%। लेंथ की कितनी? 3.33%। रेजिस्टिविटी की कितनी? इसकी भी 12.5%। अब शुरू में चारों वेरिएबल की परसेंटेज निकालने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे नहीं पता चलेगा। मुझे तो फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला चाहिए वोल्टेज का। सामने देखना ज़रा, मुझे चाहिए फॉर्मूला वोल्टेज का। मैंने बेटा फॉर्मूला अप्लाई किया, V = IR होता है। अब यहाँ पर याद करें, सेंस नोट्स जाके चेक करना, रेजिस्टेंस एक जगह लिखवाया होगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ρL/A। रेजिस्टेंस का मैंने एक जगह फॉर्मूला लिखवाया है, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी ρL/A। मगर एक और फंस गया यहाँ पे, अब एरिया भी नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर एरिया नहीं है तो ये बनेगा रो, आगे बताओ, L डिवाइडेड बाय, एरिया को चेंज करना, πd²/4 डायरेक्ट। अब यहाँ पर अगर कोई भी हल्का होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी तो फंस जाएगा, क्योंकि भाई एरिया का फॉर्मूला πd² होता है बेटा, πr² होता है। एरिया = πr² होता है। और रेडियस खुद डायमीटर/2 है, तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? πd²/4। इसका मतलब ये है, सामने देखते रहो, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना तुम्हारे पास, ये 4 न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ρL डिवाइडेड बाय πd²। क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, सामने देखिएगा। V का फॉर्मूला IR, तो V के फॉर्मूले IR में मैं I मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की 4 ρL डिवाइडेड बाय πd² रखूं, तो अगले स्टेप में मुझे बताना, मुझे परसेंटेज ऑफ V निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ V ही मांग रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, परसेंटेज ऑफ V में परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए कौन कौन कैंसिल हो गया? आप कहेंगे 4 और पाई को हटा दें, मैं कहूँगा आप सुनो, सामने देखते जाओ। परसेंटेज ऑफ I मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगा, परसेंटेज ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ, ऐड होगा, परसेंटेज ऑफ लेंथ, फिर डिवाइड हो रहा है, ऐड होगा, मगर D पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ D। अब बेटा यहाँ पर आपके पास 4, 1, 2, 3 और ये 4 फैक्टर्स हैं। सुने ज़रा गौर से दोबारा, ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वोल्टेज पर अनसर्टेनिटी आ रही है। वोल्टेज की अनसर्टेनिटी इन 4 फैक्टर्स की वजह से आ रही है।
अब अगर इन चार फैक्टर्स की वैल्यू मैं रखूं, देखते जाओ, तो करंट की परसेंटेज है तुम्हारे पास 10%, यानी कि वोल्टेज में करंट की कंट्रीब्यूशन 10% है। आगे चलें, रेजिस्टिविटी की है 12.5%, यानी कि वोल्टेज की कैलकुलेशन में रेजिस्टिविटी की अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट 12.5% है, प्लस लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट वोल्टेज के ऊपर सिर्फ 3.33% है, मगर डायमीटर की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी 12.5 मल्टीप्लाई होने की वजह से इसकी कितनी आ रही है, 25%। सो डायमीटर इज द आंसर। कंट्रीब्यूशन टोटल जब पता चलेगी जब पावर बेस में आके मल्टीप्लाई होगी। डी स्क्वायर मतलब पावर टू बेस में आके मल्टीप्लाई होगी, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो तुम्हें पता चलेगा बॉस इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन 25% है डायमीटर की। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 में वो आपसे कह रहा है कि अ डिजिटल मीटर हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ ±1%। मतलब कोई भी माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, थर्मामीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, कोई भी मीटर है, इस किसी भी मीटर की मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी, मीटर के मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी 1% है, यानी कि ये मशीन आपको खुद से 1% ज़्यादा या कम वैल्यू बताएगी। फिर वो कह रहा है मीटर इज़ यूज टू मेजर द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द रीडिंग ऑन द मीटर वेरीज बिटवीन दिस। अब ये रीडिंग जाहिर है कोई स्टूडेंट रीड कर रहा होगा, कोई ऑब्जर्वर रीड कर रहा होगा, और उस रीडिंग में जो एरर आ रहा है या रेंज आ रही है वो है 3.04 एंड 3.08 रेंज बताइए। अब आपसे इसकी आंसर मांग रहा है। अब दो चीज़ें सुन लेना, ये क्वेश्चन वो पैटर्न का है कि जहाँ पर तुम्हें किसी मशीन की, मीटर की सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी या मशीन अनसर्टेनिटी वो बताएगा, फिर उसके बाद वो तुम्हें रेंज ऑफ वैल्यूज़ बताएगा और फिर कहेगा वैल्यू और अनसर्टेनिटी बताओ। सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि अगर रेंज ऑफ वैल्यूज़ ये है, ये रेंज है एक तरह से, तो इसकी मीन वैल्यू निकालने के लिए 3.04 को ऐड करें 3.08 से और डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी मिडिल वैल्यू 3.06 बनती है। यस और नो? और से सुनना, 3.06 बनती है, और 3.06 का मतलब ये है कि ये वैल्यू एक्चुअल मीट रीडिंग जो है वो 3.06 प्लस माइनस 0.02 है। यस और नो? 0.06 से प्लस माइनस 0.02 वेरी कर रही है भाई। 3.06 में 0.02 ऐड करोगे तो 0.38 हो जाएगी, और 3.06 में से माइनस करेंगे 0.02 तो 3.04 हो जाएगी। ये मैं रीडिंग की वैल्यू बता रहा हूँ, खामोशी से पहले मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने दें। मैंने ये वैल्यू की हायर और लोअर वैल्यू का मिड निकाला, हायर और लोअर वैल्यू का मिड निकाल के उसकी अनसर्टेनिटी बता दी कि वो कितना ऊपर और कितना नीचे वैल्यू बता रही है। अब इसके बाद मशीन का एरर 1% है। अब अगला मशीन की बारी है। सुने, मुझे ये बताओ कि एक्चुअल या एब्सोल्यूट वैल्यू, और से सुनना, एक्चुअल या एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हारे पास 3.06 है, जो कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। यस और नो? एक्चुअल तो ये है। अब वो कह रहा है भाई एक्चुअल ये वाली वैल्यू है
और रेंज की वजह से अनसर्टेनिटी 0.02 है, एक ये है। मगर एक मशीन का भी 1% है, यस और नो? तो मुझे बताएं, अब मशीन का 1% तो 3.06, एक्चुअल वैल्यू 3.06 है, एंड 1% ऑफ 3.06 निकालना ज़रा, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3.06, ये आंसर आएगा 0.0306। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1 SF में लिखी जाती है, आप कहेंगे 0.03। अब मेरा सेंटेंस सुनना गौर से। मशीन की वजह से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.03 आई है, जो कि 0.0306 एक्चुअल वैल्यू का 1% है तकरीबन। दोबारा सेंटेंस सुने। असल एब्सोल्यूट वैल्यू ये थी 3.06, एब्सोल्यूट वैल्यू ये थी 3.06। इस 3.06 का 1% तुम्हारे पास 0.03 आया है, 0.03 किसकी वजह से है? मशीन का एरर है। 0.03 किसका एरर है? मशीन। और 0.02 किसका एरर है? वेरिएशन का। यस और नो? एक मशीन का एरर है, एक वेरिएशन का एरर है, और फिर अब मैं आपसे अगर टोटल बात करूं तो आप कहेंगे एक्चुअल वैल्यू टोटल में प्लस माइनस 2 एरर ऐड होंगे, ये आपका आंसर होगा। मैंने किसी स्टूडेंट को ये समझाया ऐसे कि बेटा एक बात सुनो, अब मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, सुनो। आप एएस के लैब में जाकर प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और मैं आपको स्टॉप वॉच दे दूं और मैं तुमसे कहूं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड 5 बार कैलकुलेट करो। तुमने कैलकुलेटर पे पेंडुलम का टाइम पीरियड 5 बार मेजर करो स्टॉप वॉच से। तुमने एक रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग ली, तीसरी रीडिंग ली, चौथी रीडिंग और 5वीं रीडिंग ली। तुम्हारी 5 रीडिंग में से मिनिमम रीडिंग सपोज करो 3.04 थी, मैक्सिमम रीडिंग 3.08 थी। तो ये तो रेंज ऑफ वैल्यूज थी जो ह्यूमन एरर की वजह से वेरी कर रही थी। यस और नो? वेरिएशन ऑफ डाटा अलग है, वो ह्यूमन एरर है। मगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं उस स्टॉप वॉच के अंदर भी मीटर में 1% का एरर है, वो मशीन एरर है, तो तुम कहोगे सर बात सुने प्रैक्टिकल करते हुए, एक तो हमारा अपना एरर ह्यूमन एरर और एक मशीन का भी एरर, तो फिर टोटल आंसर जो है वो तो आपका और ज़्यादा एरर आएगा। तो उसमें आप मशीन एरर और ह्यूमन एरर दोनों ऐड करेंगे। ये है क्वेश्चन। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, पेज 92। A student wishes to determine the density of lead. She measured the mass and diameter of a small sphere of lead. अच्छा, स्फीयर है, ये भी बता दिया। अब देखो, उसने तुम्हें डेंसिटी ऑफ स्फीयर की बात कर रहा है, और डेंसिटी ऑफ स्फीयर के लिए वो तुम्हें सिर्फ मास और डायमीटर दे रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपसे कह रहा है कि बेस्टिमेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी बताओ। सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है। तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले सुनो, परसेंटेज ऑफ मास निकाल लो। परसेंटेज के लिए 0.005 डिवाइडेड बाय 0.50 6 को परसेंटेज है ये। ये बात याद रखें, कल भी मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में ये बताई थी कि चलो कर लो तुम ऊपर भी और नीचे भी, फिर करना पड़ेगा। बात तो एक ही है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते वक्त यूनिट्स को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर रहा होता तो मैं फिर कन्वर्ट करता यूनिट को। परसेंटेज बताओ कितनी है? 0.98%।
एस्टिमेशन मांग रहा है तो इसलिए हमारा आंसर करीब तरीन सेम ही आएगा सबका। परसेंटेज ऑफ डायमीटर बताना डायरेक्ट कितना आ रहा है? 0.909%। मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला मास एंड डायमीटर की शक्ल में चाहिए, तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात हो रही है, फॉर्मूलाज याद रखें। इसका मतलब मुझे बताएं परसेंटेज ऑफ डेंसिटी में 4/3 और पाई तो कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? मास अपॉन आर क्यूब, मास अपॉन आर क्यूब। अब मैंने क्या बताया मास के लिए? परसेंटेज ऑफ मास डिवाइड में परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऐड होती है और डिवाइड में लिखा है आर क्यूब, तो पावर बेस में आके परसेंटेज अनसर्टिनिटी से मल्टीप्लाई होती है। तो परसेंटेज ऑफ एम आपके पास जो है ऊपर से जो लिखी है तुमने वो 0.98 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.909 करें जरा इसको मल्टीप्लाई 3.7 राउंड ऑफ करके नियरेस्ट डी इज द आंसर। हमेशा तुम्हें जो चीज़ फाइंड करनी है यानी डेंसिटी, तो तुम्हारा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटा आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मास और डायमीटर गिवन है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे इस सवाल के हिसाब से डेंसिटी का फॉर्मूला मास एंड डायमीटर की फॉर्म में चाहिए। इज दैट क्लियर? अब सुने, परसेंटेज के लिए अब देखो ये छोटी सी बात बता रहा है। द माइक्रोमीटर screw gauge is used to measure the diameter of a small sphere. Question number 38. Diameter of a small sphere. The micrometer reading is this. Calculate the percentage uncertainty of the volume of a sphere. देखो percentage uncertainty मांग रहा है किसकी? वॉल्यूम की। और ऊपर से शेप क्या बता रहा है तुम्हें? ऊपर स्फेयर का। तो मुझे बताएं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला फिर दोबारा 4/3 पाई आर क्यूब, मगर परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ आर। अच्छा, अब यहाँ भी मैं कहूँगा ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये डायमीटर गिवन है, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर चाहिए। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। यहाँ तुम कहोगे ठीक आ जाएगा, मगर बहुत सारी जगहों पे फंस जाओगी। डायमीटर को आधा करके रेडियस नहीं निकालना, नहीं निकालना, बल्कि डायमीटर को इक्वेशन में रख के वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बनाओ। ये बात दिमाग में रख लो, अलग अलग तोड़ के सवाल नहीं करना। आंसर में चांसेस मिस्टेक के बहुत ज़्यादा हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे इन टर्म्स ऑफ डायमीटर चाहिए, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मुझे बताओ इस स्फीयर में रेडियस को मैं डायमीटर अपॉन 2 कह सकता हूँ। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। हाँ, बात एक ही है। 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, आंसर आ गया 1/6 पाई डी क्यूब। तो ये वाली बात इनकी कि सर इस सवाल में देखो, मगर वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। इस क्वेश्चन में जो परसेंटेज अनसर्टी रेडियस की होगी वही परसेंटेज अनसर्टी डायमीटर की होगी, सही है ना? तो दोबारा basically volume is equals to 4/3 pi r cube and you know that कि when we talk about sphere बेटा, तो sphere जो है that is radius is equals to diameter upon 2, yes or no?
तो जहाँ पर रेडियस है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस कैन यू राइट डायमीटर अपॉन 2? सो डायमीटर अपॉन 2 होल क्यूब विल बी डी क्यूब अपॉन 2 क्यूब का 8। जब आपने क्यूब किया बेटा तो आपने d का क्यूब अलग किया और 2 का क्यूब अलग किया, तो 8 हो गया, 4 1 ज़ा और 4 2 ज़ा, दैट बिकम्स 1/6 पाई। बट वी वांट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। Yes, 1/6 and pi will be cancelled. So left is d cube. D cube means 3 multiplied by percentage of d. तो टेल मी फर्स्ट पार्ट से परसेंटेज ऑफ d निकाल लें, और तुम याद रखना कि यूनिट कन्वर्ट नहीं करोगे जैसे तुमने पहले कहा, क्योंकि परसेंटेज में यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम यूनिट आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0.01 को डिवाइड करो 5.00 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 0.2% डायमीटर की है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 0.2% से, 0.6%। सी इज द आंसर। एएस फिजिक्स के अनसर्टेनिटी के टॉपिक में से कुछ 250 एमसीक्यूज में से 8 to 10 एमसीक्यूज आप बिल्कुल मुझे फिल्टर आउट करके बताएं कि मोस्ट ट्रिकी और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, उनमें से ये एक है। समझिएगा जरा वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन का स्टार्ट अगर पढ़ें और से तो कह रहा है स्पीड ऑन अ कार्स स्पीडोमीटर, कार्स स्पीडोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रोटेशन ऑफ द टायर। जाहिर है कार की स्पीड का स्पीडोमीटर आपको उतनी ही स्पीड बताएगा जितनी जल्दी रोटेशंस होंगी, जितनी फास्ट रोटेशन होंगी उतनी फास्ट रीडिंग देगा आपको स्पीडोमीटर। द वेरिएशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द टायर एज इट वेयर्स इंट्रोड्यूस एन एरर ऑफ स्पीड shown on a speedometer. The car has a new tire of diameter 600 millimeter. Listen, नया टायर का डायमीटर, इनिशियल डायमीटर 600 मिलीमीटर है। The speedometer is accurately calibrated for this diameter. The tire were as shown with 6 millimeter of material being removed from the outer surface. मतलब ये 6 मिलीमीटर टायर के ऊपर से रिमूव हो गया, यानी टायर घिस गया। इन शॉर्ट ये समझ लो, जब टायर घिस गया तो मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि अगर ये कार के टायर का इनिशियल डायमीटर था तो बेटा वो आपसे ये कह रहा है कि ये डायमीटर अब रिड्यूस हो गया। अच्छा एक और बात इंटरेस्टिंग, ये डायग्राम समझना। इट सेज द डायमीटर, लिसन केयरफुली, इट सेज द डायमीटर रिड्यूस हुआ, सॉरी ये वेयर हुआ 6 मिलीमीटर, आउटर सरफेस से 6 मिलीमीटर कम हुआ, तो मैं कहूँगा आउटर सरफेस तो बेसिकली इस डायमीटर के दोनों साइड पर है। दिस इज अ ट्रिक। उसने तुमसे सिर्फ ये कहा है कि टायर के ऊपर का हिस्सा 6 मिलीमीटर घिस गया, रिमूव हो गया, तो मैं कहूँगा भाई 6 मिलीमीटर अगर रिमूव हुआ तो 6 मिलीमीटर यहाँ से थोड़ी हुआ, 6 मिलीमीटर ऑपोजिट साइड से भी रिमूव हुआ होगा। यस और नो? इट मीन्स द फाइनल डायमीटर विल बिकम हाउ मच? 600 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 6, यानी 600 माइनस 12 यानी 588 मिलीमीटर फाइनल डायमीटर आपके पास बचा। अब आप बताते हैं, वो कह रहा है व्हाट इज द एरर इन द स्पीड शोन इन द स्पीडोमीटर आफ्टर दिस वेयर हैज टेकन प्लेस। एरर कितना शो कर रहा है वो? 12/600। तो आप कहेंगे एरर के लिए देखो परसेंटेज निकाली हुई,
अब मुझे ये बताओ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अगर मैं आपसे ये कहूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो आप कहेंगे परसेंटेज का फॉर्मूला होता है फिजिक्स में बेटा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, यस और नो? डेल्टा एक्स का मतलब 600 माइनस 588 डिवाइडेड बाय कितना 600 जो ओरिजिनल था मल्टीप्लाई बाय 100, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। न्यूमरेटर में आता है चेंज, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज, डिनोमिनेटर में आता है ओरिजिनल वैल्यू, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। क्योंकि चेंज चाहिए आपको न्यूमरेटर में, परसेंटेज, ये बार बार मैं इसीलिए बोल रहा था अभी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अगर चलो मैं परसेंटेज का मतलब अगर तुमसे पूछूं, मैं तुमसे कहूं मुझे प्रीवियस टॉपिक में डेल्टा एक्स परसेंटेज बताओ, तुम कहोगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आगे भी काम आएगा, याद रखना। और जब मैं कह रहा हूँ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है भाई, चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ चेंज इन एक्स में 600 माइनस 588 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 600 था। किसी ने मुझसे कहा कि चेंज 588 माइनस 600 क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा वो भी कर दो भाई, मगर फिर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी होगी, क्योंकि परसेंटेज कभी नेगेटिव में नहीं आ सकते। तो आप कहेंगे फाइनली ये 2% रिड्यूस हो गया। ट्वेल्व मिलीमीटर पता है, तो 12 मिलीमीटर 600 का कितना परसेंट है, मैंने ये निकाला है 2% है। अब ये 2% जो है वो एक्चुअली पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गया होगा साइज, या कम हुआ होगा? कम हुआ होगा, क्योंकि कैसा है, कम हुआ होगा। तो एक्चुअली जो आपको स्पीडोमीटर शो करेगा, अब इसके चारों ऑप्शन देख लें, वो क्या शो करेगा, लो वैल्यू या हाई वैल्यू? हाई वैल्यू, यस। इसका मतलब ये 2% आपको हाई वैल्यू बता रहा होगा। जो एक्चुअल तुम्हें नज़र आ रही है, जो स्पीडोमीटर शो कर रहा है, वो 2% ज़्यादा होगी। रीज़न इज़ दैट कि एक्चुअल वैल्यू इज़ रिड्यूस बाय 2%। असल में तो वैल्यू, समझो ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ, असल में तो एक्चुअल वैल्यू 2% कम हो गई है। ओरिजिनल थी 600, घिस गया 6 मिलीमीटर। अगर 6 मिलीमीटर एक साइड से घिसा तो दूसरी साइड से भी 6 मिलीमीटर, तो टोटल 12 मिलीमीटर घिसा होगा डायमीटर के लिए। डायमीटर है टोटल लेंथ पासिंग फ्रॉम द रेडियस, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, सॉरी। तो इस डायमीटर में से, टोटल डायमीटर में से जब आप 6 और 6 12 माइनस करेंगे तो आपका फाइनल डायमीटर बचेगा, कि जो अब जो व्हील बचा है तुम्हारे पास, उसका रिमेनिंग डायमीटर कितना है, तो मैं कहूँगा वो 588 है। तो फिर कोई मुझसे पूछे कि भाई ये जो कम हुआ कितना है, चेंज कितना है, तो मैं कहूँगा 12 है। तो फिर वो पूछेगा कोई कि ये जो 12 है ये ओरिजिनल 600 का कितना है, तो मैं कहूँगा ओरिजिनल 600 का जो 12 है वो 2% है। तो ये 2% टायर का डायमीटर बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। तो अगर डिस्टेंस कम हुआ है तो इसका मतलब वो स्पीड भी तो कम ही शो करेगा। तो अगर कम स्पीड शो करेगा तो एक्चुअल ज़्यादा होना चाहिए, तो आप कहेंगे इसका मतलब उसूलन स्पीड शोन जो है वो 2% हाई होगी। ये आपका आंसर। नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड कर लो एक दफ़ा। मैंने रीड कर लिया। मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा कि मुझे एक्सेलरेशन और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है,
मगर क्वेश्चन एज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एस। तो पहले क्वेश्चन में इसको सब्जेक्ट बना लो। सुनो, MCQs है इसलिए फ़ौरन 100% स्पीड दिखानी है। एक और चीज़ का ख्याल रखना, क्वेश्चन को देखते ही मैंने सबसे पहले ये चेक कर लिया कि भाई यूनिट्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड दिया हुआ है और आंसर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसलिए यहाँ सुकून है, कन्वर्जन नहीं है। एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाया तो ये आपके पास आ गया ए। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर का काम है तुम्हारा। देखो, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एस की एब्सोल्यूट वैल्यू 16.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू टाइम का 15 के स्क्वायर से किया, आंसर कितना? 0.15। अब प्रॉब्लम यह है, जैसे ही मेरे पास 0.15 आंसर आया, मैंने कहा भाई ए और बी तोड़ा दो, कैंसिल। अब मुझे फाइट करनी है सी और डी में। अब सुने, मैंने सबसे पहले परसेंटेज निकाली, एक्सेलरेशन की परसेंटेज चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, याद रखो, 2s/t²। बेटा, परसेंटेज ऑफ ए के लिए मैं 2 को तो कैंसिल कर दूंगा। अल्टीमेटली आपके पास जो लेफ्ट ओवर बचा वो s डिवाइडेड बाय t²। s डिवाइडेड बाय t² का मतलब परसेंटेज ऑफ s प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ t। सबसे पहले s की परसेंटेज बताना तेजी से। कैलकुलेटर, 0.1 डिवाइडेड बाय 16.5 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ t, 0.1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.67। कैलकुलेटर उठाएं, s की परसेंटेज 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 6.67 करना कितना? 13.8 परसेंटेज ऑफ a है। अब आप कहेंगे सर परसेंटेज का फॉर्मूला है डेल्टा a/a मल्टीप्लाई बाय 100। अब तुम ये लिखने की एग्ज़ाम में थोड़ी करोगे, तुम्हारा तो कैलकुलेटर चलेगा कंटिन्यूसली। इसीलिए मैंने शुरू से कह रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज़ करने में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। फॉर्मूला तुम्हें पता है कि परसेंटेज ऑफ ए को मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ए है 13.8 और मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है 0.15 और डिवाइडेड बाय 100 करना कितना? 0.0207। इसका मतलब 0.027। तुमने कहा जैसे ही 0.027 तो इसका मतलब 0207, इसका मतलब आंसर आ गया 0.02। तो इसका मतलब आंसर क्या है? डी इज द आंसर। इस MCQs में मेरे हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो कोई बात नहीं। पूरे 40 MCQs में बेटा 10 to 12 MCQs ऐसे भी होंगे जो देखते ही आंसर आ जाएगा। तो फिर एग्जामिनर, अगर देखो एक बात तो तय है, अगर एग्जामिनर ने CI में A लेवल में ये क्वेश्चन रखा है तो इसने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही रखा होगा। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जो भी डिफ़िकल्ट या इस तरह का लेंदी वाला क्वेश्चन है, घर पे बैठ के खुद से अच्छी प्रैक्टिस के लिए टाइमर लगा के सॉल्व करो, देखो कितने मिनट में हो रहा है। 3 से 4 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में, और कोई बात नहीं। आपका CI में 1 hour 15 मिनट्स का अगर क्वेश्चन पेपर है तो MCQs वाला पेपर आपका 50 मिनट्स में हो जाएगा। आखिरी 25 मिनट्स में वो 5 या 6 या 8 MCQs बचेंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे होंगे या वो वर्किंग मांग रहे होंगे, तो उसमें आप यही MCQs समझें एक तरह से, इसमें वो टाइम लग जाएगा। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, देखो ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 178, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ये क्वेश्चन शॉर्ट है, बशर्ते कि तुम्हें शेप डीवीएस फेयर
और बात हो रही है डेंसिटी की, और डेटा है मेरा बेटा मास और डायमीटर का, यानी जिसको डेंसिटी का स्फीयर का फॉर्मूला आता है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता है और डायमीटर की शक्ल में आता है, वो तेज़ी से कर जाएगा। प्रॉब्लम वही है, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा वाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की बात है ना, और जल्दी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4/3 पाई आर की जगह डायमीटर अपॉन 2 का क्यूब। सबसे आसान मेथड है कि जिस वेरिएबल में डेटा दिया हुआ हो अपनी इक्वेशन उसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। याद रख लो, ये 10 लोग इसे 10 तरीके से अलग अलग करवाएंगे भाई, तो फिर मेरा मेथड मत देखना, ना समझना। एएस में ये बड़ा मसला है। अगर आप मेरा मेथड देख रहे हैं और मेरा मेथड समझ रहे हैं तो फिर किसी और का मेथड ना देखें, और अगर किसी और का मेथड कर चुके हैं तो फिर मेरा मेथड ना करें, वरना एएस फिजिक्स में खिचड़ी बन जाएगी। आई एम टेलिंग यू, एएस फिजिक्स में जितने ओ लेवल में लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली ऑनलाइन। अगर किसी एक टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट तो फिर तो शायद पढ़ ले। अगर, क्योंकि मैं सुनता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऑनलाइन लेक्चर यहाँ से भी ले लें, यहाँ से भी ले लें, यहाँ से भी ले लें, वो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कहानियाँ सुनी हैं और उनका डेटा भी देखा है कि पूरी गूगल ड्राइव भरी हुई है भाई। हर टीचर, कराची क्या पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से किसी टीचर के लेक्चर ले लिए, लाहौर के सारे लेक्चर भरे हुए हैं। ग्रेट नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है, नहीं समझ में आएगा भाई। पहली तो बात कोशिश करें कि साइंस सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन ना लें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद तुम बहुत एक्स्ट्रा जीनियस हो और शायद तुम्हारे अगर सारे ए और ए स्टार हैं तो तुम ऑनलाइन में कवर कर जाओ, मगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट अगर बी और सी वाला ऑनलाइन फिजिक्स करना चाह रहा है ए लेवल्स की, तो वो अपने आप को धोखा देगा, ग्रेड नहीं आएगा, नहीं आएगा। 100 में से 4 का ग्रेड आ जाए, शायद नहीं आएगा भाई। ऑनलाइन में लैंग्वेजेस चल जाती हैं, साइंस सब्जेक्ट नहीं चल सकते। हाँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो अलग बात है, कर लेगा, मगर मैं नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये सब ऑनलाइन का धोखा है। दूसरा, अगर आप अनसर्टनी या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आगे चल के, अगर आप मुझसे समझ रहे हैं किसी और से समझेंगे, हर एक अलग अलग मेथड से कराएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे। जिसका मेथड समझ में आ रहा है बस वो मेथड फॉलो करें प्लीज़। कोई यहाँ पर डेंसिटी को डिवाइड करेगा 2 से, रेडियस निकलवाएगा और फिर उसमें 2-4 प्रॉब्लम्स हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं उसमें फंस जाओगे। सबसे बेस्ट है कि जो डेटा दिया हुआ है और जो चीज़ मांग रहा है, मांग क्या रहा है, डेंसिटी, उस डेंसिटी को इस मास और डायमीटर की शक्ल में निकाल लो। मैं भी सवाल दिखाऊंगा। अगर ये कर सकते हो तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ अनसर्टेनिटी। सुने, यानी कि मैंने इसको सॉल्व किया, 4/3 पाई डी का क्यूब हो गया, और 2 का क्यूब होता है बेटा 8, ये 4 1 और 4 2। अब मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझाने के लिए लिखा हूँ, वरना तो तुम एग्जाम में डायरेक्ट करोगे। मुझे बताएं, पाई डी क्यूब अपॉन 3 2 6, ये 6 न्यूमरेटर में गया बेटा, तो डेंसिटी का इक्वेशन बन गई 6m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, 6m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। अब मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ परसेंटेज चाहिए। अब आपको पता है बेटा परसेंटेज के लिए कौन कौन गया, 6 पाई गया, बचा क्या, m अपॉन डी क्यूब। m डिवाइड हो रहा है डी क्यूब से। मुझे बताएं ना परसेंटेज के लिए m की परसेंटेज, और मैंने बताया हुआ है डिवाइड में परसेंटेज डेंसिटी ऐड होगी, मगर डिनोमिनेटर में d का क्यूब है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ d। अब मुझे जल्दी से m की परसेंटेज कोई निकाल चुका है तो बता दो। 0.1 को डिवाइड करेंगे 32.5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0.3। डेंसिटी ऑफ डायमीटर इस तरह से बताना, हाँ 2 पॉइंट। अब इसको अगर आप परसेंटेजेस को
इस कैलकुलेशन में मेरी रखोगे तो 0.3 में पहले 3 को मल्टीप्लाई करो 2.14 से और जो आंसर है उसमें 0.3 ऐड करो, कितना? डी इज द आंसर। ये है आपके पास परसेंटेज एंड डेंसिटी निकालने का। अनसर्टिनिटी के क्वेश्चंस में समटाइम्स 90% क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर इतना ज़्यादा है कि स्टूडेंट उसी में इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी ये बेसिक चीज़ भूल जाते हैं। अब देखो ये एकदम से उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। अब ये देखें क्या कह रहा है। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि अ स्प्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन अ फोर्स एंड अ फोर्स इज अप्लाइड। The position of the pointer attached to the bottom of the spring against a vertical ruler is recorded. Before the force is applied, पॉइंटर की ये रीडिंग है। यानी मुझे एक बात ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग की इनिशियल रीडिंग ये वाली दी हुई है आपको, इनिशियल लेंथ 225 ± 2 मिलीमीटर दिए। अब वो कह रहा है आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड द एक्सटेंशन बिकम दिस। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस पर लोड लगा दूं, सामने देखो लोड लगा दूं, तो आप कहेंगे लोड लगाने पर इसकी एक्सटेंशन डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। लोड की वजह से लेंथ इंक्रीज़ हो गई। अब ये फाइनल लेंथ हो गई, वो बता रहा है 250 ± 2। अब मुझे बताएं एक्सटेंशन, हम बेसिक एक्सटेंशन जो निकालते हैं तो हम कहते हैं एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। यस और नो? अनसर्टेनिटी का रूल है बेटा ये, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का रूल है, याद रखें। क्या रूल है भाई? सब्ट्रैक्शन यू रूल है 250 ± 2 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 225 ± 2, तो मुझे ये बताएं कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपस में सब्ट्रैक्ट होगी, मगर सब्ट्रैक्शन का रूल ये था कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी आपस में ऐड होगी। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आई एम टेलिंग यू अगेन, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसा है जिसमें कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी हर सूरत ऐड होती है। ये तुम्हारे पास आया डिफरेंस 25 और ±4। अब वो आपसे ये नहीं मांग रहा, वो इसकी परसेंटेज मांग रहा है। तो मुझे बताओ अगर ये मेरे पास E है और ये मेरे पास डेल्टा E है, तो फिर परसेंटेज ऑफ E का फॉर्मूला है डेल्टा E डिवाइडेड बाई E मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर उठाएं, 4 को 25 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो ये आपके पास 16%। डी इज द आंसर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होगी, मगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी हमेशा ऐड होगी। अब मोस्टली क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर के हैं, कहीं कहीं पर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल पूछ के तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश करता है। ये नवंबर 2022 का क्वेश्चन 3 है। अब देखें इसी से पहले नवंबर 2022 का क्वेश्चन 3 दूसरे पेपर का है, पेपर 11। नीचे वाला पेपर 12 था, अब पेपर 11, ये समझें ज़रा। और प्लीज़ सामने देखो, अब ये कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि वो खुद सब कुछ बता रहा है। इन एक्सपेरिमेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज g, द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल अ डिस्टेंस s, परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ s। सुनो,
एस की परसेंटेज बता दी, टी की परसेंटेज भी बता दी, परसेंटेज तुमसे जी की मांग रहा है। सुन लें ये बात, परसेंटेज ऑफ जी की मांग रहा है। मैं कहूँगा ये तो बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ परसेंटेज ऑफ जी निकालने के लिए हमें पता है 2 कॉमन नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। नंबर्स या कांस्टेंट जिनकी अनसर्टेनिटी नहीं होती वो कैंसिल हो जाते हैं। यस और नो? ये जब कैंसिल हो गया मैंने, तो मैंने लिखा एस अपॉन टी स्क्वायर का मतलब परसेंटेज ऑफ एस। अब डिवाइड हो रहा है तो रूल है डिवाइड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है, और बेटा स्क्वायर है एस का, टी का स्क्वायर है। टी का स्क्वायर का रूल क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ टी। परसेंटेज ऑफ एस तो हमारे पास 2% है, प्लस 2 टाइम्स ये 3% है, 3 2 6 और प्लस 8% आंसर। 3 2 6 प्लस 2 8%। अब ये हल्का सवाल है। अब सुने, यहाँ पर भी देखो, फिर दोबारा उसने तुम्हें सिंपल सा सवाल ही दिया है। एक्चुअली ये इतना मुश्किल नहीं है, सीधा है। सुने, सिर्फ फॉर्मूला कन्वर्ट करना आना चाहिए। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज मेजर टू डायमीटर स्मॉल स्फीयर। डायमीटर ऑफ स्फीयर ये दिया हुआ है सामने, देखो डायमीटर दिया हुआ है। ये कैलकुलेटर उठाना भाई। परसेंटेज ऑफ डायमीटर मैंने निकाल लिया। 0.01 को डिवाइड करो बेटा 5.00 से और मल्टीप्लाई करो 100 से। 0.2। अब सुनो, मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई d/2 का क्यूब। तो बात सुनो, कॉन्स्टेंट्स तो वही रहेंगे। 4/3 पाई डी का क्यूब, डी क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 हो गया। रेडियस डायमीटर अपॉन 2 है तो डायमीटर का क्यूब डी क्यूब और 2 का क्यूब 8। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये हो गया पाई डी क्यूब अपॉन 6। अब आप कहेंगे भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला आया है। देखो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई डी क्यूब अपॉन 6। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ये आया है। मगर मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज। सिर्फ परसेंटेज के लिए बताओ क्या करूँगा? परसेंटेज ऑफ डी क्या होगी? ये पाई और ये 6 कैंसिल, और आर क्यूब की परसेंटेज का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डी। और परसेंटेज ऑफ डी तुमने निकाल ली थी कितनी? आंसर कितना? 0.6% इज द आंसर। क्वेश्चन में जो डेटा दिया होगा, आप जो भी फॉर्मूला या इक्वेशन बनाएंगे उसको उस डेटा की टर्म्स में बनाओगे जो डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। ये बेसिक सब क्वेश्चंस पर अप्लाई होने वाला रूल है। इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन 4, वो आपसे कह रहा है थर्मामीटर कैन बी रीड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर की रीडिंग एक्यूरेट है ±0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब थर्मामीटर 0.5 डिग्री सेल्सियस कम या ज़्यादा रीडिंग दे सकता है। जब भी किसी मीटर की इस तरह से अनसर्टी दी हो तो इसका मतलब वो अनसर्टी ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर राइज फ्रॉम 40 to 100। थर्मामीटर में बेटा अब वो आपसे कह रहा है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर 40 है, तो मैं कहूँगा 40 में अनसर्टिनिटी 0.5 है, क्योंकि 0.5 तो इस थर्मामीटर की है। जो भी रीडिंग मेजर करेगा थर्मामीटर, चाहे इनिशियल चाहे फाइनल, उसकी अनसर्टिनिटी तो सेम रहेगी। और फिर उसने फाइनल टेम्परेचर मेजर किया तो मैं कहूँगा उसकी भी 100 के साथ ±0.5।
अब वो तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है टेम्परेचर राइज की परसेंटेज अनसर्टिनिटी बताए। तो भाई परसेंटेज अनसर्टिनिटी तो बाद में है, पहले तो मैं टेम्परेचर राइज यानी डेल्टा टी निकालूं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, सिर्फ समझा रहा हूँ, सुनना। फाइनल टेम्परेचर 100 और इनिशियल टेम्परेचर 40 है। 100 में से 40 माइनस करेंगे कितना होगा, मगर सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। तो आप 100 में से तो 40 माइनस करेंगे, मगर अनसर्टिनिटी दोनों की ऐड करेंगे। ये रूल है अनसर्टिनिटी का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब मुझे ये बताओ, ये आंसर आ गया तो हमारे पास 60 और प्लस माइनस कितना आ गया, 1। अब ये तुम्हारे पास डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की रीडिंग आई है। अब मुझे बताएं, इस चेंज इन टेम्परेचर की रीडिंग में परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ। तुम्हारे पास रीडिंग ये है, अब मेरे पास ये रीडिंग है चेंज इन टेम्परेचर की। तो मुझे बताएं, इस चेंज इन टेम्परेचर का मैं परसेंटेज निकालूंगा। तो परसेंटेज के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी 1 है, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू 60 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 1.7। राउंड ऑफ करेंगे तो 1.7, 1.67 का मतलब राउंड ऑफ करके 1.7। तो डी इज द आंसर। अब मुझसे किसी ने पूछा क्वेश्चन नंबर 73, ये देखिएगा। एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। करंट आपको ये गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस ये गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। वोल्टेज और करंट से रिलेटेड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू। अब मुझे बताओ एक्चुअल वैल्यू V की, एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू V की कितनी है, 8, और एब्सोल्यूट वैल्यू करंट की कितनी है, 1। आंसर कितना आ गया, ये तो 8 ओम आ गया, सही है। अब मुझे ये बताएं कि पहले मैंने परसेंटेज ऑफ I निकाल ली, कैलकुलेटर उठाना, करंट की परसेंटेज 0.2 डिवाइडेड बाय 1.0 मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ 20%। अब बताएं V की परसेंट, 0.4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना, 5%। परसेंटेज ऑफ R के लिए ये बात याद रखना, देखो सब लोग, कि जब तुम परसेंटेज निकालोगे और दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं बेटा, तो आप लोग सब याद रखेंगे कि व्हेन टू टर्म्स डिवाइड टुगेदर देन फॉर परसेंटेज अनसर्टिनिटी देयर परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऐड। मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऐड, यहाँ पर डिवीजन हो रही है तो डिवीजन में भी परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऐड, और पावर जो है वो बेस में आके परसेंटेज अनसर्टिनिटी से मल्टीप्लाई होगी। तो परसेंटेज ऑफ R का मतलब है परसेंटेज ऑफ V प्लस परसेंटेज ऑफ I। भाई 20 और 5 मिलके कितना हो गया, 25। अब मुझे ये बताओ कि परसेंटेज R जो है वो बराबर होती है डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 100 एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी के लिए, सॉरी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में ये जो डेल्टा परसेंटेज R है वो R की परसेंटेज है वो 25% मल्टीप्लाई बाय R की एक्चुअल वैल्यू 8 है और डिवाइडेड बाय 100, तो ये डेल्टा R आ जाएगा। तो ये डेल्टा R आ गया तो हमारे 2 ओम्स। अब मुझे बताओ एक्चुअल वैल्यू ये आई थी, डेल्टा R ये आ गया, तो क्या आंसर होगा, डी इज आंसर। क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 48 एक दफ़ा पढ़ लें पहले। अब सबने पढ़ लिया तो सुने एक बार। लेफ़्ट साइड पर इसने तुम्हें डिस्टेंस दिया है,
सॉरी राइट साइड पर डिस्टेंस दिया है और लेफ़्ट साइड पर टाइम दिया है। इनिशियल रीडिंग डिस्टेंस की बता रहा है +-1, एरर +-1, और टाइम का एरर बता रहा है +-0.02, नीचे भी +-0.02। अब वो कह रहा है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी स्पीड की बताओ। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ΔV/V, चेंज इन स्पीड। तो सबसे पहले तो भाई कांस्टेंट स्पीड उसने ये बता दी। अब देखो होशियार ने तुम्हें v की वैल्यू निकाल के बता दी। वो कह रहे v की वैल्यू ये है, यस और नो, मगर वो कह रहा है इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बताओ। अब मुझे ये बताएं, मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको समझना ज़रा। मुझे ये बताओ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यस और नो, है या नहीं? अब अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं तो मुझे बताएं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपस में क्या होगी? ऐड होगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक ही चीज़ है, बस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी डेसिमल में आती है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर परसेंटेज बन जाएगा। सुने ज़रा एक बात बताऊं, 100 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारे 80 मार्क्स आए तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी 80/100 यानी कि 0.8। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है 0.8 यानी कि ΔX/X, और उसी 0.8 को तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज बन जाएगी भाई 80%। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एक ही बात है, सिर्फ परसेंटेज में आखिर में 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिखते हैं, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में हम परसेंटेज नहीं लिखते, उसको सिर्फ फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज v थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो लिखता तो तुम कहते हैं सर परसेंटेज ऑफ d करें और प्लस परसेंटेज ऑफ t करें, यस और नो? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? Δ/ओरिजिनल। अब मुझे बताओ डिस्टेंस का जो यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, बताए ज़रा कितना है? 385 में से चेंज निकालें, 385 में से डिस्टेंस का चेंज निकालें, कितना होगा भाई? 385 में से 115 माइनस करना कितना? 270। मगर अनसर्टेनिटी तो क्या होगी भाई? ऐड। परसेंटेज के लिए या फ्रैक्शनल के लिए आप 2 को 270 से डिवाइड करेंगे, यस और नो? अब मुझे यहाँ से यहाँ तक टाइम का चेंज चाहिए, सुनना, टाइम का चेंज सुनना। 3.5 में से 1.5 को माइनस करो तो चेंज इन टाइम की वैल्यू आप कहेंगे 3.50 में से मैं कहूँगा माइनस करो 1.50, मगर अनसर्टेनिटी तो ऐड करना, तो 0.04 ऐड होगी। 3.50 में से 1.50 माइनस करो, क्या बचेगा? 2.00, और अनसर्टेनिटी ऐड होने की वजह से कितना आ गया? 0.04। अब इस नंबर की समझो, ऊपर तुमने इस नंबर की परसेंटेज निकाली या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकाली, और इस नंबर की टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी या टाइम की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे? प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 200, ये आंसर है ए। 2 डिवाइडेड बाय 270 और 0.04 डिवाइडेड बाय 200 डिस्टेंस अपॉन टाइम की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऐड हुई है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा? मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना डिस्टेंस कौन सा समझेंगे आप लोग बेटा। डिस्टेंस वो, सुनो ज़रा, डिस्टेंस वो जो यहाँ से यहाँ कवर हुआ है, टाइम वो जो यहाँ से यहाँ लगा है।
ऊपर से नीचे आते हुए डिस्टेंस में डिफरेंस इतना है मगर अनसर्टेनिटी तो ऐड हुई है। ऊपर से नीचे आते हुए टाइम का डिफरेंस माइनस करेंगे तो इतना है मगर टाइम की अनसर्टेनिटी 0.02 तो ऐड हुई है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए मैंने डिस्टेंस की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऐड कर दी, टाइम के लिए मैंने टाइम की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शन का मतलब डिस्टेंस की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी 2/270, टाइम की अनसर्टेनिटी 0.04 डिवाइडेड बाई 2.0। ये आप डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर। एएस फिज़िक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप वर्किंग बहुत सारी करेंगे, फार्मूला वगैरह। अभी तुमने इससे पहले जितने एमसीक्यूज़ किए मोस्टली फार्मूला अप्लाई किया, वर्किंग की, लिखने का बहुत काम था, परसेंटेज निकालना, ये निकालना होगा। कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे होंगे जो थ्योरेटिकल हैं। अब देखो एक बात समझो, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ ट्रॉली पासिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेरीज विद द चॉइस ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैंने अलग अलग डिवाइसेस यूज़ किए और उन डिवाइसेस में डिफरेंस क्या था। एक बात मुझे पहले बेसिक ये समझाना कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बड़ी मेजरमेंट करे या इंस्ट्रूमेंट छोटी मेजरमेंट करे, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है? छोटी मेजरमेंट करने वाला। बिल्कुल कॉमन सेंस पूछ रहा हूँ। अगर कोई मेजरमेंट मीटर में हो रही है, कोई मेजरमेंट सेंटीमीटर में हो रही है और कोई मेजरमेंट मिलीमीटर में हो रही है, तो जिसका सबसे छोटा यूनिट होगा मिलीमीटर, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और अब मैं एक और जुमला कनेक्ट कर रहा हूँ इससे कि सुनो, जितनी छोटी मेजरमेंट होगी उतनी वो अच्छी रीडिंग देगी, और जितनी अच्छी रीडिंग देगी उसमें एरर या अनसर्टेनिटी कम होगा। ये इस सवाल की थीम है। ये आपको 6 ऑप्शंस दिखा रहा है। उसके बाद नीचे देखो क्या पूछ रहा है, सबसे नीचे देखो क्या पूछ रहा है। which measurement one for each quantity measured lead to the least uncertainty। इस सवाल में तुमसे पूछ रहा है कि कम से कम अनसर्टेनिटी किसकी होगी। एक तरह से जब मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ तुम्हें समझो, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर, एक्सेप्टेबल एरर। तो इन वन वे और अदर ये पूछ रहा है आपसे कि लीस्ट अनसर्टेनिटी, तो मैं कहूँगा लीस्ट अनसर्टेनिटी का मतलब लीस्ट एरर। और कम से कम एरर जब होगा मेरा बेटा जब इंस्ट्रूमेंट जितना छोटी रीडिंग को मेजर कर पाएगा। बस ये थीम है इस सवाल की कि कौन सी रीडिंग सबसे छोटी रीडिंग को मेजर करेगी। अब पॉइंट नंबर 1 आ जाए। पहले मैं कंपेयर करूँगा डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ। ये दो, नंबर 1 और 2 दोनों डिस्टेंस के बारे में हैं। तो मुझे ये बताओ, 1 मीटर रूल सेंटीमीटर डिवीजन में कट हुआ है और रीडिंग सेम है, तकरीबन 0.55 या 0.547 तकरीबन सेम है। मगर मसला यह है कि ऊपर वाली रीडिंग सेंटीमीटर में डिवीजन हुई हुई है, डिवाइड हुई है, और नीचे वाली रीडिंग मिलीमीटर में डिवाइड हुई हुई है। तो मुझे बताएं इन दो में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर? मिलीमीटर। सुनो एक बात, एक नॉर्मल स्केल भी होता है ना प्लास्टिक का, अगर वो सिर्फ सेंटीमीटर दिखा रहा हो, और अगर एक दूसरा स्केल है जो सेंटीमीटर के फर्दर भी 10 डिवीजन्स को, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। तुम्हारे प्लास्टिक के रूलर पे, स्केल पे 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन्स कट हुए हैं। इसका मतलब हर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेंटीमीटर वाले स्केल के मुकाबले में मिलीमीटर वाला स्केल ज़्यादा छोटी रीडिंग को मेजर करेगा, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट है तो फिर उसकी अनसर्टेनिटी कम होगी, उसमें एरर कम होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी। यस।
अब आ जाएं पॉइंट दूसरा ऑप्शन। अब टाइम की बात करते हैं। मुझे बताओ टाइम 1.5 सेकंड में डिवाइड कर रहा है और 1.1 सेकंड को नियरेस्ट बता रहा है। नियरेस्ट का मतलब होता है कि जो डिवीजन कट हुए हुए हैं वो, देखो बात समझना पहले। ये कह रहा है नियरेस्ट 0.5 सेकंड का मतलब क्या? 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड में डिवाइड हुआ हुआ है टाइम का जो कट या डिवीजन है 0.5 में डिवाइड हुआ हुआ है। और दूसरा वाला जो स्टॉप वॉच या जो भी आपका टाइमर है वो 0.1 सेकंड में डिवाइड हुआ हुआ है। 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 लाइक दिस। अब मुझे बताएं इसमें से 3 और 4 में से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? तुम कहोगे जो छोटी मेजरमेंट करेगा 4। अब आपने कहा ये 4। अब आ जाएं मास पे। पहले वो आपसे कह रहे हैं नियरेस्ट ग्राम यानी 1 ग्राम इसके बराबर है, यस और नो। मगर नीचे कह रहा है कि 10 ग्राम इसके बराबर है। तो मुझे बताओ दोनों को सिमिलर करने के लिए ऊपर वाला 1 ग्राम की वैल्यू ये बता रहा है, बात समझना ज़रा। ऊपर वाला 1 ग्राम इसके बराबर कह रहा है, मगर नंबर 6 10 ग्राम इसके बराबर कर रहा है। तो इसका मतलब नीचे वाले में 1 ग्राम अगर करना चाहो तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा ना, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? दोबारा सुने। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि हर 1 ग्राम की वैल्यू इसके बराबर है और नीचे कह रहा है कि 10 ग्राम की वैल्यू इसके बराबर है। तो मुझे बताएं हर 1 ग्राम की वैल्यू 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम, हर 1 ग्राम की वैल्यू इसके बराबर है ऊपर वाले नंबर के। और नीचे वाली लाइन में बात कर रहा है 10 ग्राम का मतलब है कि हर 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम। तो मुझे बताओ जो डिफरेंस है वो 1 ग्राम का डिफरेंस छोटा होगा एज़ कंपेयर टू 10 ग्राम, यस और नो। इसका मतलब 5 इज़ द आंसर, 5 और 6 में से। तो इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो आंसर डी होगा, 2 4 and 5। 5 और 6 को दोबारा समझ लो कि 5 और 6 में वो कह रहा है कि हर 1 ग्राम राइट साइड वाले नंबर के बराबर है, हर 1 ग्राम इस वैल्यू के बराबर है और हर 10 ग्राम इस वैल्यू के नंबर वैल्यू बराबर है। अब एक बात बताओ मुझे, मैं नंबर लाइन लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाली नंबर लाइन और यहाँ पर नीचे वाली नंबर लाइन। सोचना ज़रा, अगर बेटा ऊपर वाली नंबर लाइन में लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4, ये ग्राम्स चल रहे हैं ना, ये ग्राम्स चल रहे हैं ना। तो फिर 1 ग्राम का डिफरेंस 1 से 2 ग्राम का मतलब 1 ग्राम का डिफरेंस वो इसके बराबर है। फिर 2 से 3 भी 1 ग्राम का डिफरेंस है, वो इसके बराबर है, वो भी इसके बराबर है, यस और नो। और फिर 3 से 4 ग्राम का भी 1 ग्राम का डिफरेंस है, वो इसी के बराबर है। तो ऊपर वाले में 1 ग्राम की वैल्यू इसके बराबर है, मगर नीचे वाले में तो डिवाइड हुआ है 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम। तो मुझे बताओ कि जो गैप है ऊपर वाला ज़्यादा एक्यूरेट हुआ ना, क्योंकि वो 1 ग्राम है। जितना छोटा स्केल होगा उतना एक्यूरेट होगा, जितना बड़ा स्केल होगा वो इतना इनएक्यूरेट होगा। तो नीचे वाला 6 नंबर इनएक्यूरेट है, 5 वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए आपका डी आंसर है, 2 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 107 है नेक्स्ट। आपसे करेक्ट करंट इन अ ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर 30 मिली एम्पियर। सुनो, करंट जो है वो 30 मिली एम्पियर है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है। और आपके पास ये एक सेमीकंडक्टर मतलब ये एक डिवाइस है या ये कंपोनेंट है, और ये एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है, 3 डायमेंशन दी हुई हैं।
एक ये साइड है S1, एक ये साइड है S2 और एक ये साइड है S3, ये S3 थिकनेस। प्लीज लिसन केयरफुली। द इलेक्ट्रोकैलोमीटर यूजिंग द मेजरमेंट पॉइंट प्लस माइनस 0.1 मिली एम्पेयर। मुझे बताओ 0.1 मिली एम्पेयर करंट की अनसर्टिनिटी होगी। करंट की अनसर्टिनिटी 0.1 मिली एम्पेयर है। दूसरा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज की अनसर्टिनिटी होगी। और डायमेंशन की हर अनसर्टिनिटी 0.2 मिलीमीटर है, समझना। डायमेंशन की हर अनसर्टिनिटी 0.2 मिलीमीटर है, समझना। इसका मतलब ये हो गया कि हर डायमेंशन की अनसर्टिनिटी प्लस माइनस 0.2 है, तो ये 30 मिलीमीटर, ये भी प्लस माइनस 0.2, 15 मिलीमीटर, ये भी 0.2 है मिलीमीटर, और 15 भी प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर। आपसे वो कह रहा है रेजिस्टिविटी। मेरा पहला एएस वालों से सवाल ये होता है कि भाई जो मैं शुरू के लेक्चर में आपको फॉर्मूलाज बताता हूँ ना, वो याद कर लें। ये छोड़ देंगे सर रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी में आएगा या यंग्स मॉडुलस डिफॉर्मेशन में आएगा। वो जब आएगा फॉर्मूला तो याद कर लो शुरू में। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग लेक्चर में और बीच बीच में भी हमारे पास बार बार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी रिलेटेड ये रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। प्लीज़ लिसन। सामने बोर्ड, सामने देखें, सामने स्क्रीन पे। मेरा मसला ये है कि मेरे पास डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी नहीं दी हुई बेटा, करंट और वोल्टेज दिया हुआ है। ओ लेवल फिजिक्स कहती है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट के इक्वल है। तो मुझे बताएं रेजिस्टेंस की जगह V अपॉन I लिखकर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर सामने देखो तो रेजिस्टिविटी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, आ गई रेजिस्टिविटी। अब मेरा अगला सवाल तुमसे ये है कि भाई 3 डायमेंशन उसने दिए हुए S1, S2, S3। यहाँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। 3 डायमेंशंस दिए हुए S1, S2, S3। उसमें लेंथ कौन है और एरिया कौन है? जिस सरफेस से ये कंडक्टर वायर एंटर हो रहा है, जिस सरफेस पे एंटर हो रहा है, जिस सरफेस पे एक्चुअली वो सरफेस एरिया आएगा। कैपिटल ए कहते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर कोई सिलेंडर ज़मीन पे खड़ा हुआ हो तो हम सरफेस एरिया वो लेते हैं जो ज़मीन से टच हो रहा हो, क्योंकि ज़मीन सरफेस है। मगर यहाँ ज़मीन सरफेस नहीं होगी, यहाँ पर सरफेस वो होगा जहाँ से वायर क्रॉस हो रहा है, वो एरिया है। वायर क्रॉस हो रहा है बेटा, ध्यान रखना, वायर क्रॉस हो रहा है यहाँ से, और जितनी डेप्थ में वायर जा रहा है, सोचो जितनी डेप्थ में वायर जा रहा है यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। दिमाग लगाएं ज़रा यहाँ पे। सरफेस एरिया। अपने हाथ को, अपने पाम को सीधा करो और अपने इस हाथ में, इस पाम में एक तरफ से फिंगर्स के बीच में मारकर पेन को घुसाओ। जब ये पेन एंटर होगा तो इमेजिन करो, अगर ये पेन फिंगर्स के बीच में एंटर हो रहा है तो तुम्हारा पाम पूरा सरफेस हो गया ना, यस और नो? और जितनी डेप्थ में गया है वो उस डेप्थ की लेंथ हो गई, जितनी डेप्थ में तुम्हारा पेन एंटर हुआ है वो लेंथ हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम में देखना, ये वाली लेंथ को मैंने S1 कहा था, समझाने के लिए, ऐसे ही कुछ भी कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये वाली हाइट को मैंने S2 कहा था, और विड्थ, डेप्थ
जिसमें ये वायर एंटर हुआ है, ये डेप्थ जिसमें ये वायर एंटर हुआ है, ये डेप्थ को मैंने S3 कहा था, ये लिखी हुई है डेप्थ। तो फिर मेरा अल्टीमेट फॉर्मूला ये बना फाइनली, V मल्टीप्लाई बाय एरिया, कौन सा एरिया, एक ये वाला S1 मल्टीप्लाई बाय एरिया की दूसरी साइड हो गई S2 डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ हो गई मेरे पास S3। अब कोई तेज़ी से कैलकुलेटर चलाएगा और वो कहेगा वोल्टेज, अब देखो यूनिट जहाँ कन्वर्ट करना हो वहाँ कन्वर्ट करना, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा हूँ पहले तुम्हें। 10 मल्टीप्लाई बाय S1 की वैल्यू है 15 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय S2 की वैल्यू है 30 मिलीमीटर, यूनिट साथ में रख रहा हूँ ताकि हो सकता है कैंसिल करना पड़ जाए, डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू है 30 मिलीमीटर मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय S3 डेप्थ की वैल्यू है 15 मिलीमीटर। देखो यूनिट साथ लिखने से पता है क्या फ़ायदा हुआ, ये मिली नीचे के मिली एम्पेयर से कैंसिल, ये मिली नीचे के मिलीमीटर से कैंसिल, तो मिली मिली वाले सारे कैंसिल हो गए। वरना तुम्हें हर एक के साथ मिली को ख़त्म करने के लिए 10 टू द पावर -3 लिखना पड़ता। तुम हर एक के साथ -3 लिखते तो सोचो ना ज़रा, ऊपर भी 2 के साथ 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई होता, नीचे भी 10 टू द पावर -3 2 से मल्टीप्लाई होता, तो अल्टीमेटली बात तो एक ही है। थोड़ा दिमाग चलाओगे वो तो अब आगे कैंसिल हो गया ना। अब देखो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फाइनली, तो ये आपके पास सब कुछ कैंसिल होके 10 आ गई। अब सुनना, सामने देखते जाना, 10 ये मेरा आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू 10, और मैं फंस गया कि भाई 10 तो सब जगह लिखा हुआ है। असल मामला है इस रेजिस्टिविटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करने का। कैलकुलेटर उठाएं तेज़ी से। अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ की, क्योंकि मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो इन पाँचों की मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के दिखा रहा हूँ। सुनो गौर से सब के सब लोग। परसेंटेज ऑफ आई बताओ, कैलकुलेटर उठाओ। 0.1 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 0.33। जब आपने डेसिबल को हटाया, डिवाइड किया, तो 0.33%। अब ये मत कहना कोई कि सर मिलीमीटर को मीटर में क्यों नहीं किया, परसेंटेज में नहीं करते हैं भाई, एक दफ़ा बता चुका हूँ, इसको याद कर लें। परसेंटेज ऑफ वोल्टेज 0.1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1%। S1 S2 S3 की परसेंटेज बताओ डायरेक्टली। S1 की तुमने करा, S1 की परसेंटेज बता रहा हूँ 0.2 सुनो तो, S1 की परसेंटेज बेटा 0.2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी आ गई? 1.33 S1 की। और यही 15 वैल्यू तुम्हारे पास S3 भी है, तो S3 की भी परसेंटेज 1.33। और S2 की हाइट 30 है, तो 30 की परसेंटेज क्या हो जाएगी? इसका डबल कर दो, 2.66, क्योंकि 15 का डबल 30 है। सॉरी, सॉल्व करके देखें। S2 की परसेंटेज निकालना। S2 में है 0.2 डिवाइडेड बाय 30, 0.2 डिवाइडेड बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 100 0.66। इज दैट क्लियर? अब बेटा परसेंटेज के लिए हम पाँचों परसेंटेजेस ऐड करेंगे, तो मुझे बताएं डायरेक्ट पाँचों परसेंटेजेस ऐड कर लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है। तो मुझे बताएं कि जब ये आपने सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर ली, तो इसको देख कर टेल मी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टिविटी, पाँचों नंबर्स को ऐड करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिवाइड हो रहा है। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में VSS मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे करंट और S3 डिवाइड हो रहा है।
मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी परसेंटेज अनसर्टी ऐड होती है। इन पांचों नंबर्स को 0.33, 1, 0.66, 1.33, 1.33 इन सब को ऐड करें कितना? 4.65। अब जब परसेंटेज निकाल ली तो एब्सोल्यूट के लिए तुम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, परसेंटेज इज इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज है 4.65 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। करना बेटा कितना आया? 0.465 का मतलब कितना आ गया? 0.5। सी इज आंसर। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। अब जब मैं कहता हूँ कि भाई ये एग्ज़ाम में आया हुआ है तो बहुत सारे कहते हैं कि सर एमसीक्यूज़ में कैसे करेंगे इसे। तो ये कोई बात नहीं, एमसीक्यूज़ में ऐसा क्वेश्चन होगा, 5 या 6 मिनट लगेंगे इसमें, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन 8 से 10 एमसीक्यूज़ ऐसे भी होंगे जो जल्दी हो जाएंगे। वो 2-3 ही एमसीक्यूज़ होंगे पूरे पेपर में, सारे थोड़ी होंगे। 2 या 3 एमसीक्यूज़ होंगे जो थोड़े से लेंदी होंगे। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझा दिया। मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टी ऐड होती है, डिवाइड में परसेंटेज अनसर्टी ऐड होती है। और यहाँ पर V, S1, S2 और I और S3 डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड ही तो हो रहे थे, सब ऐड हो गए।